तो अभी तक आप लोगों ने वही पीछे की जो क्लासेस रही हैं उसके अंदर में रोटेशन और मोशन के बेसिक के बारे में पढ़ लिया। क्या मेरे पास में पॉइंट ऑफ रोटेशन होता है, क्या मोमेंट होता है। मोमेंट की मैंने कहानी बताई थी कि जब भी आपको मोमेंट का दिमाग के अंदर में आए किसी भी चीज़ को निकालने के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, मोमेंट ऑफ फोर्स हो, मोमेंट ऑफ मास हो, मोमेंट ऑफ मोमेंटम हो, तो इन सब का मतलब एक ही समझना है कि इन सब का इफेक्ट क्या होगा। यानी कि आपको हमेशा मोमेंट वर्ड को रिप्लेस करके समझना है कि मोमेंट यानी कि वो उसके बेसिकली इफेक्ट की बात कर रहा है कि मेरे पास में फोर्स का इफेक्ट कितना होगा। जैसे आपको मैंने समझाया पिछली क्लास के अंदर में भी कि ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने यहाँ पर फिक्स कर रखा है, गेट है मान लो, और यहाँ पर मैंने फोर्स का कि 1 न्यूटन यहाँ पर लगाओ और 1 न्यूटन यहाँ पर लगाओ, तो कौन से आप इजीली उसको बंद कर पा रहे हैं, उस दीवार उस गेट को इजीली बंद कर पा रहे हैं। तो आपने कहा था कि ये मेरे पास में पॉइंट 1 है, इसको आप जब यहाँ से धक्का लगाएंगे तो इजीली इसको बंद कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे थे? क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स का मोमेंट था, यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स था, वो मेरे पास में मोमेंट ऑफ फोर्स था, वो कितना किस पे डिपेंड कर रहा था, वो कितनी ऑब्जेक्ट मेरे पास में मास है और वहां पर कितना रेडियस है, यानी कि ये जो आर था इसके ऊपर में डिपेंड कर रहा था, दो चीज़ों के ऊपर में डिपेंड कर रहा था। यहाँ पर जो क्वालिटी यानी कि इसका जो मेरे पास में मैग्नीट्यूड आ रहा था वो ज़्यादा आ रहा था, आपने कहा कि उसका मोमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा है। या फिर मैं अगर जनरल भाषा में समझना चाहूँ तो आपको ये कहना चाहिए था कि उस फोर्स का वहाँ पर क्या है, इफेक्ट ज़्यादा है। अच्छा, अब जो कहानी आज बताऊंगा ना, वो कहानी आप लोगों को कुछ इस तरह से समझनी है कि अगर आप लोगों से ये कहा जाए कि मेरे को ये जो ऑब्जेक्ट है इसको उठाना है, तो आपने कहा जी ठीक है, यहां पर मैं 1 न्यूटन फोर्स लगा देता हूं, यहां पर इस पॉइंट पर मैं 1 न्यूटन फोर्स लगा देता हूं, ठीक है, और ऐसे ही मैं 4-5 पॉइंट के ऊपर में इसके ऊपर में फोर्स लगा देता हूं, तो ये ऑब्जेक्ट को मैंने उठा लिया और हर पॉइंट पर मैं कह रहा हूं कि मैंने 1-1 न्यूटन यहां पर फोर्स लगाई है, ठीक है, इसके ऊपर में मैंने 1-1 न्यूटन फोर्स लगाई है। देखो पीछे की जो क्लासेज है ना उन्हीं को हम यहाँ पर यूज करते हुए चलेंगे तो समझते हैं आगे की कहानी को। तो मैंने यहाँ पर कहा कि मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है भाई, और इसको उठाने के लिए मैंने फोर्स लगाया 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन और ये 5 न्यूटन, कितना भी यहाँ पर लगा सकते हैं हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, 8 न्यूटन, जितना भी आपको जरूरत है। और आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो उठकर मेरे पास में ऊपर चली गई है, ठीक है जी। ये मार्कर था, मार्कर को मैंने ऐसे हर पॉइंट पर मैंने फोर्स लगाई अपनी चारों उंगलियों से और 4 उंगलियां इधर, और ये मार्कर मेरे पास में ऊपर उठकर जा रहा है, हर पॉइंट के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ। कितनी न्यूटन फोर्स लगाई मैंने टोटल इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 न्यूटन फोर्स मैंने इसके ऊपर में लगा दिया। क्या मैं इसकी हर स्पेस के ऊपर में, हर ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट के ऊपर में फोर्स लगाने जाऊंगा? आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि इस ऑब्जेक्ट का एक ऐसा पॉइंट पकड़ते, हिट एंड ट्रायल करता हुआ चला मैं, पहले मैंने इसके इस पॉइंट पर फोर्स लगाई थी, कितनी? 8 न्यूटन, यहां पर आपने 8 न्यूटन फोर्स लगाई, और यहां पर मेरे को रिजल्ट क्या मिला? यहां पर रिजल्ट ये मिला कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये यहां से इस कोने से नीचे की तरफ में झुक गई, नीचे की तरफ में गिर गई। ठीक उसी तरह से अगर मैं 8 न्यूटन फोर्स इस साइड में लगा दूंगा तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो मेरी किस डायरेक्शन में गिर जाएगी? इस साइड में गिर जाएगी। इसको मैं अगर ना लगाऊं, इसको छोड़ दूंगा और केवल यहां पर लगाऊं, 8 न्यूटन फोर्स में यहां पर लगाऊं, तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ऐसे पलट गई है। जैसे यहां पर बताऊं मैं आप लोगों को कि ये मेरे पास में जो ऑब्जेक्ट है, मैंने इसके ऊपर में 8 न्यूटन केवल इस पॉइंट पर लगा दिया, तो आप देख रहे हैं कि ऊपर उठ के नीचे की साइड में आ गया। फिर मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, 8 न्यूटन यहाँ लगा दिया तो इस साइड में चली गई। यानी कि मैं ऐसे हीट एंड ट्रायल करता गया, ऐसे फोर्स यहाँ पर लगाया मैंने तो भी नीचे गिर रहा है ये। फिर मैंने एक ऐसा पॉइंट ढूंढा कि जहाँ पर ये मेरे पास में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने अपनी उंगली रखी, यानी वो पर्टिकुलर फोर्स लगाई और ये दोनों तरफ में बैलेंस हो गई। जैसे आप लोग देखते हैं तराजू के अंदर में, तराजू के अंदर में क्या होता है कि आप एक वेट लिया यहाँ पर और दूसरी चाहे जो भी आप लोगों को कोई भी चीज़ चाहिए या कोई भी चीज़ आपको वेट करनी है वो यहाँ पर लटका देते हैं, और ये जो पॉइंट है यानी कि बीचों बीच आप एक ऐसा पॉइंट देखते हैं कि ये एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाती है, तो आप कहते हैं दोनों साइड में इक्वल वेट हो गया मेरे पास में, ठीक है, या इक्वल मास हो गया मेरे पास में, ठीक। अच्छा, अब ये जो कहानी होती है, ये जो पॉइंट मेरे को मिला है, यानी कि इन दोनों को बैलेंस करने के लिए जो मेरे को एक पॉइंट मिला जहां पर भी मैंने हिट एंड ट्रायल करता गया, उसको हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं भाई? उसको सेंटर ऑफ मास के नाम से हम जानते हैं। अब ये सेंटर ऑफ मास क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब ये होता है, देखो मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, जब पॉइंट मास मेरे पास में कंसीडर करना होता था, तो पॉइंट मास कंसीडर करने के लिए मुझे पहले तो ये पता होना चाहिए सेंटर ऑफ मास की जरूरत क्यों पड़ रही है मेरे को। सेंटर ऑफ मास की जरूरत मुझे इसलिए पड़ रही है दोस्त कि अगर आपके पास में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था,
ये मेरे पास में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था और आपने कहा जी ये रोटेशन एक मेरे पास में लीनियर मोशन कर रहा है, तो आप बताओ कि ये x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है t टाइम के अंदर में, तो इसकी वेलोसिटी बताओ। तो क्या आप बताते थे v दैट विल बी इक्वल टू x बाई टी। ठीक है, अच्छा अब ये v, मैंने दूसरा केस दिया आप लोगों को कि ये भाई मेरे पास में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आप इसका एक्सेलेरेशन बताओ। तो आपने कहा जी ठीक है, अच्छा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, लो जी एक्सेलेरेशन मेरे पास में v बाई टी कर दिया मैंने, और मैंने कहा कि भाई ठीक है अगर ये है मेरे पास में तो 3 इक्वेशन और मोशन भी लगा के दिखा दो। तो आपने कहा जी ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस में 80, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ 80 स्क्वायर, ये भी मैं लगा सकता हूं इसके ऊपर में क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है। और तीसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 2as, ये भी मैं लगा सकता हूं। यानी कि तीनों की तीनों इक्वेशन मैं वहां पर यूज कर पा रहा था। क्यों कर पा रहा था भाई, यहां पर मैं इसलिए कर पा रहा था क्योंकि मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्या कंसिडर किया था, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां पर कंसिडर किया था। और जितने भी ये मेरे पास में इक्वेशंस होती हैं ये किन के लिए वैलिड है मेरे पास में, ये मेरे पास में पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। अच्छा अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, अगर बॉडी आ गई तो भाई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी तो हो सकते हैं। जैसा हमने समझा कि इस बॉडी के अंदर में दुनिया भर के पार्टिकल्स हैं, यहाँ ये देखो हर पॉइंट के ऊपर में पार्टिकल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये भी तो मूव करना चाहेंगे ना। अगर ये ऑब्जेक्ट को मैं उठा के आगे लेके जाऊंगा तो इसके लिए भी तो कोई रूल बनना चाहिए। अब ये रूल जरूर बनेगा इसके लिए, और इन इक्वेशंस का भी मुझे यूज करना है। अब भाई आपको इन इक्वेशंस का यूज करना है ना, तो अपने पढ़ने के तरीकों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज हमने बिल्कुल किया। हमने कहा जी ये पूरी ऑब्जेक्ट है ना, मैं इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बना दूंगा। कैसे बना देंगे, हमने कहा भाई मैं इसके अंदर में एक ऐसा पॉइंट ढूंढूंगा जहां पर ये बॉडी अपने आप को बैलेंस कर ले, और वो पॉइंट मैंने ढूंढा। और यहां पर जब मैंने इसको हिट एंड ट्रायल करता गया तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे क्या मिला, उसका एक ऐसा मास मिल गया जहां पर वो बॉडी क्या कर जाएगी, अपने आप को बैलेंस कर जाएगी। यानी कि मैं 8 न्यूटन अगर मैं सेपरेट लगा रहा था इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में, अलग अलग पॉइंट पर लगा रहा था, और मैं वही पर्टिकुलर फोर्स एक ही पॉइंट पर मैं लगा दूं तो वो ऑब्जेक्ट मेरे पास में बैलेंस कर जाए, यानी कि सेम इफेक्ट दिखाए जो मेरे पास में ये दिखा रहे थे। ये 8 न्यूटन लगाई क्यों थी मैंने, ये मैंने इसलिए लगाई थी ताकि ऑब्जेक्ट मेरे पास में बैलेंस हो जाए, ऊपर उठ जाए, या जो भी मैं करना चाह रहा था उसके साथ में। और यहां पर मैं 8 न्यूटन क्यों लगा रहा हूं, यहां पर भी मैं वही इफेक्ट उसका चेक करना चाह रहा हूं कि यहां पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं 8 न्यूटन लगाऊं तो मेरी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ में उड़ जाए, या फिर मैं उसको बैलेंस करना चाहूं। तो ये जो पॉइंट यहां पर मैं कंसिडर करूंगा ना, इसी पॉइंट को हम जानते हैं क्या, सेंटर ऑफ मास। आगे से मैं इसको COM भी लिखूंगा, या फिर कभी कभी इसको CM भी हम लिख सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास की क्या डेफिनेशन आप यहां पर बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज अ पॉइंट वेयर कंप्लीट मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। यानी कि ये वो पॉइंट है जहां पर हम ये सपोज कर सकते हैं कि हमारी पूरी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है, यानी कि जो टोटल मास है, वो इस ऑब्जेक्ट का यहां पर लाई कर रहा है। भाई किसी चीज को बैलेंस कब कर पा रहे हो, जब उसका जितना वेट है उतना आप यहां पर देखो ना, अभी मैंने तराजू बना के दिखाई थी आपको कि आप उसको बैलेंस कब कर पा रहे हो, बैलेंस इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि दोनों साइड में मेरे पास में वेट क्या है, बराबर है। तो ये ऐसा मास हो गया कि आधा वेट इस साइड में और आधा वेट इस साइड में। आप इस पॉइंट को आराम से कह सकते हैं कि मेरा पूरा मास जो है वो यहाँ पर कंसंट्रेट कर रहा होगा, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं कहूँ कि सारा मास वहां पर लाई कर रहा है। अच्छा, और दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ, दूसरा यहां पर आप ये बोल सकते हैं कि मैं अगर इस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करूंगा तो मैं अपनी क्या यूज कर सकता हूं, जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं वो यहां पर मैं यूज कर सकता हूं। यानी कि जब भी आपको कहानी समझनी पड़ेगी तो आप इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है वो यूज करेंगे, ना कि पूरी बॉडी को आप वहां पर डिफाइन करेंगे। यानी कि आप ये नहीं कहेंगे अच्छा ये दूरी तो भाई मेरे पास में 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो इसका तो कुछ जो इसकी बॉडी की लेंथ है इनकी वजह से भी हमारे पास में चेंज आ जाएंगे। तो हमें वो यूज नहीं करने, हमें सिर्फ इसके सेंटर ऑफ मास को यूज करते हुए आगे की कैलकुलेशंस करनी है। ठीक, अच्छा अब देखो इसका थोड़ा सा और सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया, इसके अंदर देखो ये नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं, इनको बस बेसिक अभी समझते चलो। अभी कहानी समझा रहा हूँ वो कहानी समझते चलो, जो नोट करने की चीज आएंगी वो आपको समझाऊंगा मैं उसके लिए टाइम भी दूंगा। अब मान लो मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, आगे से ध्यान रखेंगे कि जब भी हम कोई भी एक रिजिड बॉडी बनाएंगे, रिजिड बॉडी का मतलब समझ गए ना, वो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर में पार्टिकल जो है अपने फिक्स डिस्टेंस के ऊपर में मेंटेन है, यानी कि उनके अंदर में ना आप उसको कंप्रेस कर पा रहे हैं ना उसको स्ट्रेच कर पा रहे हैं। जैसे मैं इसको कर पा रहा हूँ, इस कपड़े को मैं कंप्रेस भी कर पा रहा हूँ, स्ट्रेच भी कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे पास में ये हार्ड ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास में हार्ड ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको ना तो कंप्रेस कर पा रहा और ना इसको मैं स्ट्रेच कर पा रहा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है
आगे से आप कोई भी रिजिड बॉडी होगी उसको ऐसे शेप के अंदर में दिखा सकते हैं। कोई भी आप शेप बना सकते हैं, मतलब रेगुलर शेप हम वहां पर यूज नहीं करेंगे, इरेगुलर शेप हम उसका फ्री हैंड से बना सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके अंदर में अलग अलग पोजिशंस के ऊपर में इसके मासेज होंगे, ये तो पता है या भाई आपको कि जो ऑब्जेक्ट होगी उसके अंदर में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर मेरे पास में मास है। मान लो यहाँ पर मास मेरे पास में m1 है, यहाँ पर मास m2 है, यहाँ पर मास मान लिया m3 है, यहाँ पर मास m4 है। मैंने इसके ऊपर में फोर्स लगाया और ये फोर्स मैंने कुछ इस तरह से लगाया कि इसके ऊपर में मैंने फोर्स लगाया F1, इसके ऊपर फोर्स लगाया F2, यहाँ पर फोर्स लगाया F3, यहाँ पर मैंने फोर्स लगाया F4। और ये मेरे पास में जो इफेक्ट दे रहे हैं, ये जो इफेक्ट दे रहे हैं मेरे को इस फोर्स के लगने के बाद में, अगर मैं यही फोर्स यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ मास हो सकता है कि बीच में हो सकता है, इस साइड में कहीं पर भी हो सकता है। सेंटर ऑफ मास का मतलब ये नहीं है भाई कि वो हमेशा सेंटर में मिलेगा ऑब्जेक्ट के, वो वेरी करेगा। देखना आगे जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो ध्यान से समझना है, सेंटर ऑफ मास का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ऑब्जेक्ट के सेंटर में मिलेगा। ठीक है, बहुत से मैंने देखे हैं डाउट्स ऐसे करते हैं जी सेंटर ऑफ मास हमेशा बीच में मिलेगा, कैलकुलेशन करते हैं तो वो आधर रेडियस यहाँ से और आधी वैल्यूज यहाँ से ले लेते हैं। नहीं करना भाई, हमारे पास में पूरे प्रोसीजर्स होते हैं कि कहाँ पर हम सेंटर ऑफ मास को कंसिडर करेंगे। ठीक है, अच्छा ये देखो इसके अंदर में ये पॉइंट मैंने लिया, यहाँ पर नहीं बनाता, चलो मैं इसको भाई आपको कंफ्यूज नहीं करते, यहाँ पर बना दिया मैंने कि हमें से सेंटर ऑफ मास सेंटर में नहीं होता है। ये तो आपको मास मानना है कि वो पूरी बॉडी का उस पॉइंट के ऊपर में कंसंट्रेट करता है। क्या करता है? कंसंट्रेट करता है। तो मैं इसके ऊपर में अभी इन फोर्सेस को हटा दूं, मैंने उनका इफेक्ट चेक किया कि जब मैंने ये फोर्सेस लगाई तो ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर में एक्सेलरेशन मान लो मेरे पास में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आ गया। ओके, जब मैंने इन सभी का हटाया और यहां पर मैंने इन सभी का कॉम्बिनेशन लगा दिया, यानी कि F1 प्लस में F2 प्लस में F3 प्लस में F4, और ये वैल्यूज अगर मैं आप लोगों को दूं इसके अंदर में, तो ये वैल्यूज मान लो मेरे पास में ये F1 है, ये मेरे पास में 2 है, ये 3 है और ये 4 है। कितना हो गया? 4 3 7 2 9 10, 10 न्यूटन मैंने फोर्स लगाया। यहाँ पर मैंने 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन। जब मैंने ये कंप्लीट फोर्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट के लगा दिया तो यहाँ पर आपने देखा तो भी ऑब्जेक्ट के अंदर में कितना एक्सेलरेशन आया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको कहानी यहाँ से ये समझ में आनी चाहिए कि मैंने जब यहाँ पर इंडिविजुअल फोर्स लगा के देखा तब भी मैं वहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी कि पॉइंट मास को कंसिडर करते हुए चल रहा था और मैं ऑब्जेक्ट की उसकी कैलकुलेशन देते जा रहा था कि इस फोर्स भी यहाँ पर लगाने से कितना मिला, यहाँ पे लगाने से कितना मिला, यहाँ पे लगाने से कितना मिला। सारा का कंक्लूजन किया और मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लगा दिया। मैंने देखा कि कितना बॉडी के अंदर में मेरे पास में एक्सेलरेशन मिला। तो ये पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से मैं सेम इफेक्ट देंगे मेरे पास में फोर्सेस जो कि वो इंडिविजुअली दे रही थी। तो आपको आगे से हमेशा कोई भी रिजिड बॉडी दी जाती है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मासेस के ऊपर में नहीं जाना है, आपको हमेशा आगे से कंसीडर करना है एक रिजिड बॉडी का क्या? सेंटर ऑफ मास। और एक पॉइंट और नोट कर लो कि सेंटर ऑफ मास कभी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर में नहीं मिलता है भाई। कभी आप लोग मान लो कि अच्छा इसके अंदर में तो सेंटर में दिखा दिया, हाँ भाई, क्योंकि इसके हमारे पास में सिमेट्रिकल बॉडीज होंगी, वहां पर मेरे पास में सेंटर में मिल सकता है। लेकिन अगर मेरे पास में इरेगुलर बॉडी है तो वहां पर आप देखोगे कि कौन से मास की तरफ में मेरे पास में सेंटर ऑफ मास की मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। हैवी जिस साइड में होगा वहां पर मेरे पास में जो ज्यादा मास होगा वहां पर मिलने की ज्यादा होती है। उसकी वर्ड के ऊपर में भी आएंगे। अभी आपको समझना है कि सेंटर ऑफ मास मेरे पास में कभी भी सेंटर में नहीं होगा, वो कहीं पर भी मेरे पास में लाई कर सकता है। अच्छा, अब ये जो लोकेशन है इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब कहानी वही आ गई ना हमारे पास में कि कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास में तो उसकी लोकेशन भी तो कैलकुलेट करनी आनी चाहिए कि ये कितनी दूरी पे मेरे पास में लाई कर रहा है। आपने कह दिया जी यहाँ पर लाई कर रहा है, तो आपके क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। अब जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा वो यहाँ से आप लोगों को स्टार्ट होगा। अब आप नोट करते हुए चल सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ पर आप कंक्लूड करके एक पार्ट लिख लेंगे कि जो मेरे पास में इफेक्ट इंडिविजुअल फोर्सेज देंगी वही मेरे पास में अगर मैं सेंटर मास पर सेम फोर्स लगाऊंगा तो वहां से मेरे को सेम इफेक्ट यहां पर मिलने वाला है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप इसको नोट डाउन कर लेना भाई। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, कैलकुलेटिंग सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी। कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास लोकेशन। देखो, जब भी हम सेंटर ऑफ मास के लोकेशन को कंसिडर करते हैं तो हम एक जनरल डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले एक जनरल डिस्कशन ही हमारे आगे की पाथ की तरफ में लेके जाएगा कि मेरे पास में दो बॉडीज का सिस्टम आ जाए। मान लो मेरे पास में तराजू है, तराजू की बात करूं मैं तो 2 मासेज मेरे पास में रखे हैं। फिर मान लो मैंने बहुत सारे 3 मास रख दिए, 4 मास रख दिए और ऐसे ही मैं अनंत मास रखता हुआ चला जाऊं तो मेरे पास में सभी मासेज को मैं कंसिडर करूंगा तो मेरे पास में एक रिजिड बॉडी बन जाएगी। शुरुआत हम करते हैं पॉइंट मासेज को लेकर, फिर हम कहानी को आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर में पढ़ते हुए चलेंगे। मैं एक ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूँ कि सेंटर ऑफ मास के अंदर में हम पढ़ेंगे क्या। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास मेरे पास में है क्या। पहली
चीज़ इसके अंदर में जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कि मेरे पास में जर्नल डिस्कशन, यानी कि जर्नल आप कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर बात करेंगे 2 पॉइंट को लेकर, फिर हम देखेंगे इसका 2 पॉइंट जब हमारा कवर हो जाएगा तो उसके अंदर में भी हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकल के आएंगे। फिर हम देखेंगे मेरे पास में 3 पॉइंट ना करके हम इसको फिर सीधा एंड पॉइंट के अंदर में जाकर देखते हैं। और फिर हम इसका एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पढ़ेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर में, यानी कि जब आपके पास में 3D में कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखे हो, यानी तीनों डायमेंशनल आपको यूज करने पड़े, एक्स बी, वाई बी, जेड बी, तब आप कैसे उसके सेंटर मास को कैलकुलेट करेंगे। तो इतना वाइड मेरे पास में पूरा सेंटर मास का कंसेप्ट है। अच्छे से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आती हुई चलेंगी चीज़ें। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें इसके कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए। हमें ये जो भी हम यूज़ करते हैं, जो भी जर्नल डिस्कशन करते हैं, यानी कि मेरे पास में हेडिंग डालेंगे कैलकुलेटिंग सेंटर ऑफ मास लोकेशन, तो हमें बेसिक डेफिनेशन इसकी पता है कि भाई मेरे पास में जो भी ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पर मैं एक कोऑर्डिनेट बना लेता हूँ, सिर्फ 2D प्लेन की बात कर रहा हूँ अभी मैं, आगे फिर हमारी कहानी आएगी। इसको थोड़ा सा छोटा बना देते हैं क्योंकि कैलकुलेशंस भी हमें करनी पड़ेंगी। इसको मैं मिटा देता हूँ यार, चलो मिटा देते हैं, पता तो लग ही गया ना आपको क्या क्या करना है उसके अंदर में। तो ये मेरे पास में कोई भी 2 डायमेंशनल मैं इसके कंसिडरेशन में ले रहा हूँ। तो हमने माना कि मेरे पास में बहुत सारे पॉइंट इसके अंदर में कोई एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है और उसकी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस मेरे पास में गिवन है। यहाँ पर मान लो मेरे पास में मास m1 है। ओरिजिन मैंने कहा माना है, ओरिजिन जो इनका 2 पॉइंट है, इस ओरिजिन का बड़ा खेल है भाई। ये जो ओरिजिन हम मान रहे हैं ना, इस ओरिजिन का बहुत खेल आएगा हमारे पास में सेंटर ऑफ मास को फाइंड करने के लिए। तो जब भी सेंटर ऑफ मास की कंसिडरेशन करनी पड़ेगी तो हमेशा हमको एक पॉइंट ऐसा मानना है जो कि हमारे लिए एक ओरिजिन का काम करेगा। वो ओरिजिन कोई मास भी हो सकता है, मास की पोजीशन भी हो सकती है, खुद सेंटर ऑफ मास भी अपने आप में हो सकता है, देखेंगे उसके बारे में, अभी समझो इसको। ये मेरे पास में मास m2 है मेरे पास, यहां पर मान लेता हूं मास मेरे पास में m3 है। ऐसे इनफाइनाइट मास मेरे पास में हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपने देखी। उसके बाद में हमें पता है एक जो बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि मेरे पास वही इफेक्ट, मान लो F1 F2 प्लस में F3, इस तरह से मेरे पास में कोई भी फोर्सेज हैं, तो इनके ऊपर में मैं जब भी फोर्स लगाऊंगा, अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर में लगाऊंगा, ये मेरे पास में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर में मैंने लगाई, और ये सारा का सारा फोर्स अगर मैं सेंटर ऑफ मास पर लगा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सेम इफेक्ट मिलेगा। तो वहां पर मेरे पास में क्या मिलेगा, सेम इफेक्ट मेरे को मिलने वाला है। ठीक, अच्छा जी। अब देखते हैं इसके अंदर में कि मेरे पास में मोमेंट ऑफ मास कैसे रहेगा, मोमेंट ऑफ मासेस को कैसे लें। तो आपको मैंने कहानी समझाई कि इसका जो मेरे पास में डिस्टेंस रहेगा, मान लो मेरे पास में जो ऑब्जेक्ट है m1 की बात करूं तो m1 मेरे पास में इसका पोजीशन का वेक्टर है कि मेरे पास में ओरिजिन से कितनी दूरी पर बनाया गया है। तो यहां पर इसकी वैसे तो हम यूज करेंगे x और y कोऑर्डिनेट्स होंगे मेरे पास में, लेकिन अभी उसको नहीं देखेंगे, हम सीधा इसका r1 यानी कि पोजिशनल वेक्टर r1 मैं यूज कर सकता हूं। उसी तरह से m2 मास की देखोगे तो ये मेरे पास में r2 हो गया। भाई इसका मतलब क्या है, r1 को कैसे लिख सकते हैं, समझो इसको, वेक्टर तो आता होगा ना थोड़ा बहुत, या इतना भी नहीं आता कि कैसे आपको लिखना है। तो यहां पर आप लिखोगे x i प्लस वाई जे। मान लो मेरे पास में 2 और 3 इसके कोऑर्डिनेट है, तो कैसे लिखते हैं, 2i प्लस में 3j, ऐसे लिख देते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम बेसिकली डिफाइन करते हैं, इसके पोजिशनल वेक्टर्स हैं। तो पोजिशनल वेक्टर ये हो गया, इसको डायरेक्टली हम r1 r2 इस तरह से लिखते हैं। और मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए बोल दिया जाए आपको r1 का, तो आप क्या करोगे, x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, उस पूरे का रूट लगा देते हैं। तो यहाँ मेरे पास इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाती है। ओके, ठीक भाई। अब ये मेरे पास में तीसरा मास है m3, तो m3 की भी कोई पोजीशन होगी, ये मेरे पास में m3 हो गया। ठीक जी। तो इसका क्या रहेगा मेरे पास में, या फिर मैं इसको mn मान लेता हूं, यानी कि कोई भी मेरे पास में n पार्टिकल है, इनफाइनाइट पार्टिकल्स है, उसके 3 पार्टिकल्स मैंने यहाँ पे कंसिडर किए, m1 m2 और nth, जो nth उसका पार्टिकल है उसको भी मैंने यहाँ पे कंसिडरेशन में ले लिया। तो ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट होगा, मैंने इनके ऊपर में इंडिविजुअल फोर्स लगाई, या फिर मैं इनके इंडिविजुअल इफेक्ट्स की बात करूं। और इफेक्ट की जब हम बात करते हैं किसी मास को लेकर, तो जब भी हम एक रोटेशनल मोशन, यानी ये बॉडी रोटेट कर रही होगी, जब बॉडी मेरे पास में रोटेट कर रही होगी तभी ये सारे कंसिडरेशन में आते हैं। और सेंटर ऑफ मास हमेशा किसका डिफाइंड होता है, सेंटर ऑफ मास हमेशा, और हमेशा ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास हमेशा किसका डिफाइन होता है, कोई भी मेरे पास में रिजिड बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास डिफाइन होता है। और मोमेंट, ये सारी चीजें हम कब देखते हैं, जब हम उसके रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ते हैं, रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ते हैं,
तब हम ये सारी चीज़ें उसकी कंसिडरेशन में लेके आते हैं। ठीक है जी, ये ऑब्जेक्ट मेरे पास में रोटेट कर रही होगी, या अभी मान लो उसको हम एक स्टेशनरी पोजीशन के ऊपर में रख के चल रहे हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं इसका एक सेंटर ऑफ मास रहेगा इस पूरी ऑब्जेक्ट का। और हमने मान लिया, लेट अस सपोज कि इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं है भाई, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। बड़े से दिखा देता हूं मैं, बड़े पॉइंट से, लेकिन इतना बड़ा होगा नहीं, सिर्फ एक पॉइंट डॉट भी लगाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने इसको दिखा दिया। ये सेंटर ऑफ मास हो गया। क्या मतलब है सेंटर ऑफ मास का भाई? इसका मतलब है कि मैं m1 m2 mn तो जितने पार्टिकल है सबके ऊपर में इंडिविजुअल फोर्स लगाई, यानी कि मैंने उसको ऊपर उठाने की कोशिश करी अलग अलग फोर्स लगा के, और वही इफेक्ट मैं एक पॉइंट पर दे दूं, यानी कि मैं इस पॉइंट पर दे दूं तो ऑब्जेक्ट मेरे पास में आगे की तरफ में मूव कर जाएगी। या फिर मैं इसको थोड़ा सा और शेप चेंज करूं और इसका शेप कुछ ऐसा बना दूं मैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ इस तरह का आपको दिख रहा होगा। मैंने कहा था ना कि हम किसी भी रिजिड बॉडी को फ्री हैंड से कैसा भी बना सकते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कंसिडर कर दिए हैं। आपकी बुक्स के अंदर में जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर आप देखोगे कि मैं बात करूँ कि मेरे पास में ये जो m1 मास है ये इस बॉडी के अंदर में अपना कितना इफेक्ट डाल रहा होगा। क्या वर्ड बोला मैंने? कितना इफेक्ट डाल रहा होगा। तो आपके दिमाग में एक आइडिया क्लिक होना चाहिए, अच्छा इफेक्ट्स की बात कर रहा है, तो इफेक्ट की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं मोमेंट की बात कर रहा है भाई। और मोमेंट की बात कर रहा है तो एक छोटी सी चीज मैं पिछले लेक्चर के अंदर में बताना भूल गया कि जब भी मोमेंट्स होते हैं तो मोमेंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। मोमेंट जो होता है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेरे पास में मोमेंट कुछ भी हो सकता है, मोमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जो है उसको सिंबल है मेरे पास में आई उसका। और ये जो आई मेरे पास में यूज कर रहा हूं मैं, अगर बहुत सारे एक सिस्टम की बात करता हूं तो इनके इंडिविजुअल आप जोड़ लेते हैं तो टोटल मोमेंट का रिजल्ट मेरे पास में आ जाता है। यानी कि आई मेरे पास में अगर आप निकाल रहे हैं तो मैं ये निकालूं कि पहले मास का मेरे पास में कितना इफेक्ट होगा, मोमेंट होगा, दूसरे का कितना होगा, तीसरे का कितना होगा, और ऐसे ही मैं इसको एन तक चला जाऊं तो यहां पर आप देखेंगे कि इन सबको आप जोड़ देंगे तो मेरे पास में टोटल सिस्टम के अंदर में मोमेंट आ जाएगा। किनका? इंडिविजुअल मासेस का। समझो इस कहानी को, बड़ी ही डिफिकल्ट है, बड़ी ही कंफ्यूजिंग है ये सारी कहानी, है ना। अब उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तो यहाँ पर खड़े हैं भैया आप लोगों के सामने कि मैंने ये कहा कि भाई मेरे पास में m1 मास था, खाली एक मास होता तो ये अपना इफेक्ट डाल रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं थी मेरे पास में। लेकिन इसके अंदर में m2 मास भी है, दिक्कत कर दी इसने, क्योंकि इफेक्ट ये भी डालेगा और इफेक्ट ये भी डालेगा। m3 कंसीडर किया तो वो भी इफेक्ट डालना शुरू कर देगा। ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। मान लो मेरे पास में ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर में इनफाइनाइट पॉइंट्स है यार, और सभी पॉइंट अपना इफेक्ट डाल रहे होंगे, और इफेक्ट डाल रहे हैं तो मतलब उनका क्या है? वो मोमेंट है। यानी कि किसी पॉइंट से जो ओरिजिन आपने माना है उस पॉइंट से कोई ना कोई दूरी भी रखते होंगे वो। जैसा गेट का मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को कि ये मेरे पास में गेट है और ये मेरे पास में यहां पर मैंने उसको फिक्स कर रखा है, यहां पर भी पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है। हर पॉइंट को मैं कंसीडर करूं, इनफाइनाइट पॉइंट्स है मेरे पास में, अगर हर पॉइंट को मैं कंसीडर करूं वहां पर ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास में, तो हर मास अपना क्या डाल रहा होगा? इफेक्ट डाल रहा होगा। क्यों डाल रहा होगा? क्योंकि हमने पढ़ी थी कहानी कि हमेशा वो क्या करेगा, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो और जो भी मेरे पास में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो वहां पर मेरे पास में इफेक्ट आएगा ही आएगा। अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस है थोड़ी सी भी है, 0.9 नैनोमीटर के अंदर में भी है, तो भी वो अपना मास कोई ना कोई एक इफेक्ट डाल रहा होगा। अगर वहां पर मेरे पास में इफेक्ट डाल रहा है तो भाई हमें तो सबके मोमेंट्स पढ़ने भी पड़ेंगे, और सबके मोमेंट पढ़ने हैं। अगर आप उसको समअप करना चाहते हैं कि टोटल मेरे पास में सभी मासेस का समेशन क्या होगा, टोटल मासेस के इफेक्ट का क्या समेशन होगा, तो आप डायरेक्टली उनके इफेक्ट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। यानी कि उनके इनर्शिया को, सॉरी, जो मेरे पास में मोमेंट है उनको वहां पर ऐड ऑन कर सकते हैं। चाहे मेरे पास में मोमेंट ऑफ फोर्स हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, मोमेंट ऑफ मेरे पास में मासेस हो। तो यहाँ पर किसके इफेक्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं? यहाँ पर हम सेंटर ऑफ मास को पढ़ रहे हैं ना, तो हमें तो मास के इफेक्ट्स को देखना होगा यहाँ पर सारा कहानी। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो मेरे पास में m1 मास कितना कर रहा होगा, m1 का मास कितना होगा, इफेक्ट होगा m1 मास। और जो ओरिजिन, मैंने कहा ना ओरिजिन का आपको ध्यान रखना है। ओरिजिन किसको माना है मैंने? इस पॉइंट को माना है। इससे कितनी दूरी पर है ये मेरे पास में r1 दूरी पर है भाई, ये मैंने इसका वेक्टर दे दिया। चलो जी अगले कहानी बात करें हम I2 की बात करूं तो I2 कौन सा डाल रहा होगा? ये मेरे पास में m2 मास है, ये डाल रहा होगा। तो इसको मैंने कहा कि कैसे निकालोगे इसका इफेक्ट? अच्छा जी, मास तो मेरे पास में m2 है, ठीक भाई। ओरिजिन किसको माना दोस्त आपने, यानी कि फिक्स पॉइंट किसको माना? इसको माना है। तो ये मेरे पास में ओरिजिन माना है, तो आपकी इसकी दूरी कितनी है? तो आपने कहा ये मेरे पास में r2 है भाई, ये r2 वेक्टर लगा दिया। इसी तरह से मैं अनंत तक जाऊंगा, हर पार्टिकल अपना क्या डाल रहा होगा? एक इफेक्ट डाल रहा होगा। उसी तरह से nth पार्टिकल की बात करूं
तो इसकी दूरी कितनी है, मास कितना, mn, कुछ भी हो सकता है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 20 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 50 किलो, जो भी आप, वो तो ऑब्जेक्ट के ऊपर में डिपेंड करेगा ना। तो ये मेरे पास में mn और ये मेरे पास में rn हो गया, यहाँ पर ये कर दिया भाई हमने। अच्छा, अब इसके अंदर में आप देखोगे कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनी है, इसके जो टोटल मोमेंट है, यानी कि मेरे पास में टोटल मोमेंट है, टोटल मोमेंट ऑफ मासेस, किसका किसका मोमेंट लिया भाई, यहां पर आप देख रहे हैं ना कि मैंने कंसीडर किसको किया, यहां पर जो क्वांटिटी है, जो करैक्टरिस्टिक है, क्योंकि मोमेंट की मैंने क्या बताई थी आप लोगों को, मोमेंट ऑफ करैक्टरिस्टिक को कैसे डिफाइन करते हैं कि जो करैक्टरिस्टिक है वो इनटू में, करैक्टरिस्टिक इनटू में जो बीच में उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, या फिर ओरिजिन से जो डिस्टेंस हम उसको कंसिडर करते हैं, उसको हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में m1 मास है, तो करैक्टरिस्टिक क्या होगी, मास, r1 मेरे पास में डिस्टेंस है मेरे पास, तो आप क्या बोलोगे, मोमेंट ऑफ करैक्टरिस्टिक यानी कि मास। फिर हम दूसरे की बात करें तो मोमेंट मेरे पास में क्या आ गया, इसकी करैक्टरिस्टिक की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर में करैक्टरिस्टिक क्या होती है, मास होगा, लेंथ होगा, दो चीजें हम उसको कंसिडर करते हैं ना। तो मास और लेंथ को यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने देखा कि मेरे पास में मास यूज किया, या फोर्स होगा, या फिर मेरे पास में इनर्शिया होगा, तो मास है। तो ये सारे जो मेरे पास में ये मोमेंट ऑफ मास है, और सबको सम अप कर रहा हूं, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट अपने ऊपर में क्या डाल रहा होगा कि इफेक्ट यहाँ पर डाल रहा होगा। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे के न्यूमेरिकल्स आप लोगों को तभी समझ में आ पाएंगे जब आप रोटेशन और मोशन का ये बेस जो है वो तैयार कर लेंगे। अच्छा, अब अपनी बेसिक डेफिनेशन पर जाओ आप लोग। तो आपने क्या कहा था कि हम जो फोर्स या जो भी करैक्टरिस्टिक एक ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पॉइंट्स पर लगा रहे हैं, अगर वही फोर्स या वही करैक्टरिस्टिक हम उस ऑब्जेक्ट के एक ऐसे पॉइंट पर लगा दें कि वो सेम इफेक्ट दे जो इंडिविजुअली दे रही थी, और उस पॉइंट को किस नाम से जाना था, सेंटर ऑफ मास के नाम से। तो यहां पर आप देखेंगे कि मेरे पास में सेंटर ऑफ मास है, ये किसी ना किसी लोकेशन पर लोकेट कर रहा होगा, मुझे नहीं पता किस लोकेशन पर लोकेट कर रहा होगा, लेकिन मैं ये मान लेता हूं कि ये भाई इस ओरिजिन को कंसिडर कर रहा हूं, तो ये इससे r दूरी पर होगा, यानी कि ये कैपिटल R दूरी पर होगा। तो आप यहां पर बोलेंगे कि मेरे पास में मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, भाई ये तो ना कि सारी बॉडी को मैंने यहां पर कंसीडर कर लिया कि उसका मास यहां पर कंसिडरेशन में, तो ये जो मास है यहां पर जो फोर्स लगेगा, और ये जो टोटल मेरे पास में कोई भी करैक्टरिस्टिक इसके ऊपर में आ रही होगी, अगर इन सब का सम अप कर दूं तो यहां पर मेरे पास में आएगा क्या, यहां पर आप देखेंगे कि पूरी ऑब्जेक्ट का जो मास था वो मैंने लिखा नहीं, कैपिटल M है भाई, तो पूरी ऑब्जेक्ट का मास है कैपिटल M, और कितनी दूरी पर है ये मास, यहां पर हम ये मान सकते हैं कि यहीं पर मेरे पास में पूरा मास जो है वो कंसिडरेशन यहीं पर लोकेट कर रहा होगा। क्यों कर रहा होगा, क्योंकि मेरे पास में पूरी ऑब्जेक्ट का एक सेंटर ऑफ मास कहलाता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि M हो गया, और यहां पर मेरे पास में R वेक्टर यहां पर इसका यूज कर सकते हैं, हो जाएगा ये। अच्छा, अब कहानी जो थी वो हमें क्या निकालना था, हमें ये निकालना था कि पोजीशन निकालनी है, पोजीशन किसकी, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये मेरे पास में निकालनी थी। अच्छा, अब कैसे निकालेंगे इसको, हमें ये कहानी तो पता लग गई कि जो टोटल मास के मोमेंटम है, यानी कि ये मास ये मास ये मास सभी जो मोमेंट लगा रहे होंगे, वही मोमेंट मेरे पास में सेंटर ऑफ मास भी लगा रहा होगा। यानी आप ये बोल सकते हैं कि जो मेरे पास में सेंटर ऑफ मास का मोमेंट है वही इक्वल होगा किसके, टोटल मोमेंट ऑफ मासेस के। यानी कि जो मास थे उनको मैंने इंडिविजुअली पढ़ा था, उन सबकी मासेस के मोमेंट के बराबर रहेगा। तो यहां आप बता सकते हैं कि मेरे पास में इस इक्वेशन को मैं मॉडिफाई करूं, तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि mr जो मेरे पास में सेंटर ऑफ मास का मोमेंट है वो मेरे पास में इक्वल होगा किसके, m1r1 प्लस m2r2 प्लस ऐसे इनफाइनाइट तक जाएंगे mnrn। ओके, और निकालना क्या था मुझे, यहां पर मुझे पोजीशन निकालनी है। तो पोजीशन मेरे को कौन डिफाइन कर रहा है, यहां पर r डिफाइन कर रहा है, तो r की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी मेरे पास में, यहां लिख देता हूं मैं इसको, यहां पर मेरे पास में r की वैल्यू आ जाएगी, r दैट विल बी इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 प्लस ऐसे ही m1rn, और डिवाइडेड बाई मेरे पास में आ गया m। तो ये आपके पास में उसकी पोजिशनल वेक्टर आ गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी आप पोजीशन निकालना चाहते हैं, तो उसकी पोजीशन निकालने का मेरे पास में ये फॉर्मूला डिफाइन है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला मानो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी का हम यूज करते हुए चलेंगे। यानी कि आप ये मानो कि जर्नल डिस्कशन मेरे पास में ये था कि कहीं पर भी आपको निकालना है उसका रेडियस, यानी कि जो उसकी पोजीशन निकालनी है, तो r जो है वो दूरी है कहाँ से,
ये भी ध्यान रखना भाई, एक पॉइंट जो भी बता रहा हूँ ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि इसी का खेल रहेगा। ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये सारी दूरियां कहाँ से हैं मेरे पास में, ओरिजिन से हैं। यानी कि जो भी ओरिजिन मैं कंसिडर कर रहा हूं वहां से ये दूरियां हैं। ये मेरे पास में आर जो है वो कहाँ से, इस पॉइंट से, ओ पॉइंट से। ये आर कहाँ से, ये भी ओरिजिन से। अब कई बार ऐसा आएगा कि क्वेश्चन में कि मैं इस m1 को मास जो है इसको मैं मेरे पास में ओरिजिन मान लूंगा, कभी इसको ओरिजिन मान लूंगा, कभी इसको ओरिजिन मान लूंगा, तो तब मेरे पास में वैल्यू जो है वो चेंज होती हुई मेरे पास में आती हुई चली जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब इसके आगे की बढ़ते हैं। ये आपका जनरल डिस्कशन है। नेक्स्ट अब हेडिंग डालिए फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। और पहला जो आपको नोट करना है, टू पार्टिकल सिस्टम को आप नोट करेंगे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, बाद में नोट कर लेना आप लोग, या फिर अपने वीडियो को पॉज करके देख लो। ठीक, तो ये इसके अंदर में आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या थी कि मासेज मेरे पास में क्या है, डिफरेंट पोजीशन पर वो लेने हैं। और ये आर कौन सा आएगा, आर जो मेरे पास में ओरिजिन है वहां से क्या डिस्टेंस मेरे पास में है उसको कंसिडर करना है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फाइंड सेंटर ऑफ मास फॉर, फाइंड सेंटर ऑफ मास फॉर टू ऑब्जेक्ट सिस्टम, फॉर टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आप बोलेंगे, टू पार्टिकल सिस्टम बोल दो। उसके अंदर में कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे, और वहां से एक बड़ा ही खूबसूरत डिस्कशन मेरे पास में आएगा। रिजल्ट जो निकल के आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, अच्छा तो हमने कहा कि मेरे पास में टू पार्टिकल सिस्टम है, तो टू पार्टिकल सिस्टम के अंदर में एक ऑब्जेक्ट ये मान लिया और एक ऑब्जेक्ट मैंने ये मान लिया। ये मेरे पास में m1 मैंने मान लिया, ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट m2 मैंने मान लिया। और यहां से इन दोनों के बीच की दूरी मैंने ये भाई इसको लाइन ज्वाइनिंग द मासेस, इनको हमने यूज कर लिया। ठीक, अब मान लो मैं यहां पर इस लाइन के ऊपर में एक पॉइंट और नोट करेंगे आप लोग कि कभी भी सेंटर ऑफ मास आप कंसिडर करोगे तो वो जो दो मासेस हैं उनको जो ज्वाइन कर रही होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जो भी मेरे पास में सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाई, एक क्वेश्चन दूंगा मैं आप लोगों को, वहां पर आपको इसको इंप्लीमेंट भी करना हो, ऑलवेज लाइन ऑन लाइन ज्वाइनिंग टू मासेस। यानी कि जो मेरे पास में मासेस हैं, दो मास हैं, उनको आप कंसिडर कर रहे हो तो हमेशा सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा, जो उनके दो पॉइंट्स हैं उनके बीच में कहीं लाई कर रहा होगा। तो हमने कहा कि ये पॉइंट जो है मैंने यूज किया और यहां कहीं मैंने इसका सेंटर ऑफ मास मान लिया। भाई यहीं कहीं होगा, इसके इस ऑब्जेक्ट के अंदर में कहीं पर भी हो सकता है। और यहां पर आप लोग इसके अंदर में जो वैल्यूज इसकी यूज करेंगे, तो हमने माना कि इसका जो, हाँ एक पॉइंट और नोट करो, ये जो मैंने कहा पहले आपका कि हमेशा कहां लाई करता है, ये लाइन ज्वाइनिंग टू ऑब्जेक्ट्स। दूसरा पॉइंट आपको ये यूज करना है, जब भी आप दो बॉडीज का सिस्टम है आपके पास में और उनका सेंटर ऑफ मास आपको निकालने के लिए बोल दिया जाता है, तो हमेशा और हमेशा कहानी क्या याद रखनी है, जैसे हमने कहा था कि इसके अंदर में हमने यहां से ये ओरिजिन लिया था मैंने इसका 0 पॉइंट का। तो जब भी दो सिस्टम आपके पास में आ जाते हैं तो आपको अपनी कैलकुलेशन से इजी करने के लिए किसी भी एक मास को, पॉइंट टू बी नोटेड, किसी भी एक मास को ओरिजिन मान लेना है। उससे क्या हो गया, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे। तो हमने कहा कि आपको इफ टू सिस्टम कंसिडर ओरिजिन एट वन मास, किसी भी एक मास के ऊपर में अपना ओरिजिन आपको मान लेना है। अब यहां पर किसको मानूं मैं, आपकी मर्जी है, चाहे m1 को मान लो चाहे मेरे पास में m2 को मान लो। तो ये पूरी जो डिस्टेंस थी मेरे पास में, जो मेरे पास में m1 और m2 के बीच की बात कर रहा था, तो ये जो डिस्टेंस थी इसको हमने लिखा था r से, और ये जो डिस्टेंस हमने यूज करी है वो मैंने करी r। भाई मेरे पास में जो हम जनरल यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो हमने कहा कि भाई m1 जो मैंने ओरिजिन मान लिया है, ये मेरे पास में क्या हो गया, यहाँ पर मेरे पास में ये ओरिजिन का काम कर रहा है। ये क्या हो गया भाई, यहाँ पर ओरिजिन हो गया। तो सारी कैलकुलेशंस मेरे पास में कहाँ से लेनी है, मुझे इस ओरिजिन से लेना है, क्योंकि मुझे अपनी कैलकुलेशन को ईजी करना है। तो हमारे पास में एक रूल है, या फिर हम एक शॉर्ट ट्रिक का भी इसका यूज करते हैं, किसी भी एक मास को अपना कंसिडरेशन के अंदर में मान लो कि वो मेरा ओरिजिन कहलाएगा। अब कहाँ पर यूज होगा इस ओरिजिन का, समझो इस कहानी को। अब आपको ये तो कहानी पता है कि भाई मेरे पास में सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालनी है। तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालने के लिए अभी आपने फॉर्मूला याद किया था कि आपको r
दैट विल बी इक्वल टू m1r1, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, m2r2 डिवाइडेड बाई टोटल मास, ये यूज करते हैं, फॉर्मूला तो यही है मेरे पास में, और इनके वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करोगे तो r के ऊपर में वेक्टर आ गया मेरे पास। ठीक है जी, अब देखो यहां पर मास 1 मेरे पास में m1, ठीक है जी, ये मैंने यूज कर लिया। r1 है क्या? ओरिजिन से उस मास की दूरी, मास कौन सा कंसीडर कर रहा हूं, m1, ओरिजिन कहां पर है, वहीं पर है, तो r1 की डिस्टेंस कितनी आई, बिल्कुल सही, यहां पर ये कितना आ गया, 0। इसलिए कहा था मैंने कि हमेशा जब भी दो सिस्टम का मास हो तो आपको एक पर्टिकुलर मास को अपना ओरिजिन मान लेना है। ठीक, अब R2 की बात करूं, M2 की बात करूं, तो दूसरी ऑब्जेक्ट का मास कितना मेरे पास में, M2, ठीक है जी, इतने कहानी हमारे पास में चली। R2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, R2 है क्या भाई, पहले तो ये बताओ मेरे को। R2 है कि कितनी दूरी है कहां से, ओरिजिन से, और हमें पता था कि क्वेश्चन के अंदर में गिवन है कि ये ओरिजिन तो मेरे पास में ये है, इन दोनों के बीच में R की डिस्टेंस है, तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। ओके, तो यहां से आप निकाल नहीं सकते, और टोटल मास मेरे पास में क्या हो जाएगा, पूरे सिस्टम के अंदर में दो मास है, m1 प्लस में m2। अब इसकी कैलकुलेशन करो, और जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे आप लोग तो यहां पर मेरे पास में रिजल्ट जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू r m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू में r डिवाइडेड बाई कितना आ गया, m1 प्लस में m2। तो यहां से आपकी कैलकुलेशन आई r दैट विल बी इक्वल टू m2r डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2। तो ये मेरे पास में सेंटर ऑफ मास, क्योंकि r कोऑर्डिनेट किसके हैं मेरे पास में, सेंटर ऑफ मास के, तो ये वैल्यू किसके आएगी मेरे पास में, सेंटर ऑफ मास की वैल्यू यहां पर आप लोगों के पास में आ जाएगी। अच्छा, ये कहानी थी जब मैंने सेंटर ऑफ मास किसको माना, एक मास को मान लिया। अब किसी के दिमाग के अंदर में ये भी, सॉरी, जो ओरिजिन था वो मैंने किसको माना, यहां पर मैंने किसी एक मास को मान लिया। अब किसी के दिमाग में ये भी आया होगा, अच्छा ऐसा करके दिखाओ, सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान के दिखाओ। भाई कर लेते हैं, उसको भी कर लेते हैं, क्यों परेशान हो रहे हो आप लोग। यहां से इसको मैं मिटा देता हूं और थोड़ा सा इसको यहां लिख देता हूं, भाई जो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहां पर क्या लिखना चाह रहा था। ये मेरे पास में m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस में, और सिंप्लीफाई करने के लिए हम और अच्छा समझने के लिए इसको r कर देते हैं। ये चलो ऐसे मैं इसका रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अच्छा, अभी ओरिजिन किसको माना है मैंने, यहां पर इस 2 पॉइंट सिस्टम के अंदर मैंने ओरिजिन जो माना है वो अपना एक पॉइंट को माना है, लेकिन ज़्यादातर हमारी जो कैलकुलेशंस होंगी हमें उसके अंदर में अपने सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान के चलना पड़ेगा। तो वहां पर कैलकुलेशन कैसे चेंज होंगी समझ लेते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई तो ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और आपका ये जो इसका कंक्लूजन निकलेगा, जो कंसेप्ट निकलेगा इस कहानी का, वो ध्यान में रखना है, आपके आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर में बहुत बेनिफिट रहेगा। ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, सिस्टम है, 2 पॉइंट सिस्टम है, यहाँ कहीं मैंने इसका ये m1 मास है, ये मेरे पास में m2 मास है। भाई इतनी कहानी समझ आई। अच्छा, ये मेरे पास में टोटल जो डिस्टेंस है इनके बीच में हमने मान लिए r है, दोनों पॉइंट्स के बीच में r डिस्टेंस है, और इसका सेंटर ऑफ मास कहीं लाई कर रहा होगा। मैंने कहा था कि सेंटर ऑफ मास को मैं बड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा, ये लो जी, मैंने बड़ा बड़ा आपको सेंटर ऑफ मास कर लिया। कोई दिक्कत आएगी इसके अंदर में, आप खुद सोचो कि मुझे अगर मेरा बेस पता है कि r1 क्या है, r2 क्या है, m क्या है, m1 क्या है, m2 क्या है, तो क्या इसकी कैलकुलेशन मुझे दिक्कत आ सकती है? कभी नहीं आएगी। आपको ये पता है कि इसके अंदर में ये जो दूरी है m1 से इस सेंटर ऑफ मास की, इसको मैंने नाम दे दिया r1, यहां से इस पॉइंट से इसकी दूरी है r2। ये आप लोगों के लिए 2 वैल्यूज मैंने इसके अंदर में दिखा दिए। अब आपको कैलकुलेट करना है, ठीक, अब इसके अंदर में आपको कैलकुलेट करना है इसकी पोजीशन। हमें मेन जो मोटिव रहेगा ना इसके अंदर में, हमें इसकी हमेशा क्या निकालनी है, पोजीशन निकालनी है, किसकी, सेंटर ऑफ मास के निकालने के लिए हमें अपने क्वेश्चंस के अंदर में देगा। इसके न्यूमेरिकल्स भी मैं आप लोगों के साथ में सोल्व करूंगा, तब आप देखेंगे कि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक ये बनता हुआ चलेगा। चलो जी, हम बात कर लेते हैं हमारे पास में r को लेके। r का एक बेसिक फॉर्मूला हमें पता है क्या है, m1 r1 प्लस में m2 r2 डिवाइडेड बाई कितना, m1 टोटल m कितना आता है, ये आ गया मेरे पास। अच्छा जी, अब देखो इसके अंदर में आप जो समझेंगे कि मेरे पास में ओरिजिन हमने किसको माना है, या फिर हम बेसिक जो हम रिप्रेजेंट करते थे उसी फॉर्मूले से मैं इसको रिप्रेजेंट करूं कि जो हमने देखा था कि जो मेरे पास में सेंटर ऑफ मास है उसकी कैलकुलेशन मेरे पास में क्या रहती है,
ये होती है, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास का मोमेंट है वो मेरे पास में इंडिविजुअल मासेस हैं उनका इक्वल मोमेंट रहेगा। जो सभी के मासेस के मोमेंट में जोड़ दूं तो मेरे पास में दोनों इक्वल हो जाएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर मास मेरे पास में m जो है वो इस पूरी ऑब्जेक्ट का है, पूरे सिस्टम का मास है, m1 प्लस में m2 लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो खाली बड़े m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमने बोल दिया कि मेरे पास में ओरिजिन जो है वो मेरे पास कौन है, उसका सेंटर ऑफ मास ही है, तो इसके कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो गए, तो कहानी तो मैं आगे बढ़नी ही नहीं चाहिए। लेकिन ये कहानी जो है वो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स को 0 0 करने से खत्म नहीं होती है। इससे जो कंक्लूजन निकलेगा ना वहां पर जाकर ये खत्म होती है। कंक्लूजन क्या निकलेगा कि भाई आर जो है वो है क्या, आखिरकार जो ओरिजिन आपने माना है, भाई ये मैंने क्या माना था, ओरिजिन माना था, और ओरिजिन से आर किसके लिए यूज करते थे, सेंटर ऑफ मास के लिए यूज करते थे कि वो ओरिजिन से कितनी दूरी पर है। तो यहां पर बताओ कि कितनी दूरी पे है भाई, ढूंढने बैठ गए, अरे भाई यही तो सेंटर ऑफ मास है और यही मेरे पास में उसका ओरिजिन है, तो आप कहेंगे कि दोनों के बीच में दूरी कितनी, 0। और यहां पर आ जाओ, अब ये मेरे पास में m1 है, मास है, ठीक है जी, इस ऑब्जेक्ट का मास है। r1, ये मेरे पास में r1 डिस्टेंस आ गई, क्योंकि ये मेरे पास में r1 डिस्टेंस पर है, कहां से, इस ओरिजिन से इतनी दूरी पर है। दूसरे की बात करूं तो ये मेरे पास में m2 हो गया, और ऑब्जेक्ट r2 डिस्टेंस पर है, कहां से, ओरिजिन से, इस ओरिजिन को मैंने माना और इतनी दूरी पर मेरे पास में ऑब्जेक्ट है। अब मेरे को ये बताओ कि इन दोनों के बीच में साइन कौन सा यूज करूं। डायरेक्शन सेंस पढ़ी है ना, डायरेक्शन सेंस तो पढ़ी होगी ना, तो आप बता भी सकते हैं इजीली कि क्या मैं इसकी डायरेक्शन यूज करूं, यहां पर पॉजिटिव लिखूं, नेगेटिव लिखूं, या क्या लिखूं। तो समझो इस चीज को कि मान लो मेरे पास में सिस्टम के अंदर में खाली एक मास होता, ये मास होता, तो ये अपना इफेक्ट डालती तो ऑब्जेक्ट कहां पर जाती। समझो इसको, ये मान लो मेरे पास में ऐसा सिस्टम रखा हुआ है और यहां पर मैंने इसको सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस पकड़ रखा है, यहां पर मैं डालूंगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगी, नीचे की साइड में जाएगी। किस तरह का मोशन कर रही है, ध्यान से देखना इस मास को, इसको मैं भूल गया हूं अभी, इसको नहीं कंसिडर कर रहा हूं, खाली इसके ऊपर मैं डालू मास तो ऑब्जेक्ट ऐसे घूम के जा रही है। यानी कि ये किस तरह का मोशन कर रहा होगा, अगर यहां पर रख दूं तो ये कुछ इस तरह का मोशन कर रहा होगा, और इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोशन। ओके, अच्छा, अब मान लो मैं यहां पर ऐसा करूं कि इस मास को भूल जाओ और इस m2 मास को रखो, सेंटर ऑफ मेरे पास में ओरिजिन मास यहां पर है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगी, नीचे की साइड में जा रही होगी। तो आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट का मोशन किस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा, और इस मोशन को आप क्या जानते हैं, क्लॉकवाइज। याद आया कुछ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कि जो भी मेरे पास में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस होती हैं, अगर मोशन मेरे पास में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो हम कहते हैं कि वो किस तरह के लेनी है, मेरे को पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेना है, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है उनका मैग्नीट्यूड मुझे क्या लेना है, उनका नेगेटिव मैग्नीट्यूड मुझे यूज करना होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि m1 r1 ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा मेरे पास में। क्यों भाई, क्योंकि m2 मास जो है इसको कैसा घुमाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन की डायरेक्शन सेंस मुझे बताया है कि उसको हम नेगेटिव यूज करते हैं। ये मेरे पास टोटल क्या हो गया, जब इसको आगे बढ़ेंगे तो ये मेरे पास में 0 हो गया, यहां पर मेरे पास में m1 r1 हो गया माइनस m2 r2 हो गया। अच्छा, अब ये भी तो कह सकते हैं कि m1 r1 दैट विल बी इक्वल टू m2 r2, ये कहानी यहां पर भी तो खत्म हो सकती है। अब इसका मतलब समझो, ये जो कंक्लूजन निकलेगा ना, इस कंक्लूजन का मतलब समझो कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान लेता हूं, सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मानने का मतलब क्या होगा कि जितना इफेक्ट इस तरफ में है मासेस का, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, आपके जो राइट साइड में इफेक्ट है उतना ही मासेस का इफेक्ट लेफ्ट साइड में। यानी कि ये अपने आप में सेंटर है ना, इस सेंटर का मतलब है कि जितना ताकत ये नीचे ले जाने में रखते हैं उतनी ही ताकत इधर मास अपनी तरफ में ले जाने की रखता है। तो दोनों हमारे पास में क्या हो जाते हैं, काउंटर बैलेंस हो जाते हैं, और काउंटर बैलेंस होने की वजह से ये ऑब्जेक्ट अगर मैंने ऐसे कैसे रखी हुई है तो ये इसी पोजीशन पर रखी रहेगी, अपनी मर्जी से नीचे की तरफ में नहीं जाएगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, ये भी इस तरफ में नहीं जाएगी। तो यहां पर ये कहानी होती है कि मोमेंट जो होता है, अगर मैं सेंटर ऑफ मास को उसका ओरिजिन मान के चलता हूं तो ऑब्जेक्ट जो होती है, इस केस के अंदर में देखोगे, जब मैंने इसको बैलेंस करना चाहा तो मैंने हिट एंड ट्रायल किया और एक पॉइंट मेरे को ऐसा मिला कि ये क्या होगी, बैलेंस होगी, थोड़ा सा रोटेटरी रोल हो रहा है ये। ठीक है, तो जितना बैलेंस मेरे पास में इस साइड में कर रही है उतना ही ताकत ये अपने इस तरफ में बैलेंस रखने की रखती है। तो अगर ये मेरे पास में आ रहा है तो यहां पर आपने देखा कि जो दोनों साइड में, जो लेफ्ट साइड में मास है उनका मोमेंट
खाली ये मोमेंट थोड़ा ना हो, अगर मैं पूरी बॉडी को कंसिडर करूं तो हर पॉइंट पे मास है, हर पॉइंट पे मास है भाई, हर पॉइंट इसको नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, ये पॉइंट इसको इस तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे नीचे की साइड में, तो दोनों एक दूसरे का काउंटर बैलेंस कर लेंगे। तो एक पूरे जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ मास को आप मान के चलोगे तो ध्यान रखना कि जब भी सेंटर ऑफ मास को आप लोगे तो जो मोमेंट्स होते हैं उनका सम जीरो होता है। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि कुछ मेरे पास में पॉजिटिव होंगे, कुछ मेरे पास में नेगेटिव होंगे, यानी कि कुछ एंटी क्लॉकवाइज ले जाने की कोशिश करेंगे और कुछ मेरे पास में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेंगे, और पूरे का सम अप करोगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब ये तो दो बॉडीज की बात थी, अगर मान लो मेरे पास में 3 बॉडी होती, 4 बॉडी होती, तो यहां पर कहीं ऐसा आ रहा होता M3R3, फिर कहीं ऐसा आ रहा होता M4R4, तो आप देखोगे कि पूरा जो निकल के आएगा रिजल्ट वो मेरे पास में जीरो आएगा। ये जीरो निकला है ना, यही आपकी इस पूरी कहानी का कंक्लूजन है कि अगर आप ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पर मान लेते हैं तो जो मोमेंट होता है वो हमेशा मेरे पास में जीरो होता है। सेंटर ऑफ मास जीरो नहीं होता है, सेंटर ऑफ मास पर ओरिजिन मानने से उनके मोमेंट जीरो हो जाते हैं, मोमेंट्स इक्वल हो जाते हैं, या फिर टोटल मोमेंट मेरे पास में जीरो हो जाता है, टोटल मोमेंट मेरे पास में जीरो हो जाता है। और इससे हम कंक्लूड करते हैं कि M1R1 M2R2। अच्छा, एक रिलेशन और आता है मेरे पास में, यहां से हमें एक पता लगेगा जो मैं बता रहा था ना कि मेरे पास में ये जो पॉइंट जो है वो कहां पर लाई करेगा, जो ओरिजिन के पास में किस तरफ में लाई करेगा। तो यहां से आप देखोगे कि इसको मैं लिख सकता हूं M1R1 M1 M2 लिख दिया, और इधर R2 डिवाइडेड बाई R1 में लिख सकता हूं, ये भी तो लिख सकता है उसको। और इसी से हम एक कंक्लूड और पार्ट कर सकते हैं कि भाई जो मेरे पास में मास है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसकी पोजीशन का, मास जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसकी पोजीशन का। यानी कि अगर मेरे पास में मास ज्यादा है, अगर मान लो मेरे पास में मास ज्यादा है तो रेडियस उसका क्या होगा, कम होगा, यानी कि उसकी पोजीशन कम होगी। तो ये मेरे पास में मास ज्यादा है तो ये जितनी छोटी होती जाएगी ये मेरे पास में उतना वेट बढ़ता जाएगा, यानी उसका मास बढ़ता जाएगा। तो आपको अगर समझने की कोशिश करें तो अगर मान लो मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर दिखाऊं मैं कि मान लो मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, एक सिस्टम है मेरे पास, और उसके अंदर में 2 ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास में 20 kg है और यहाँ पर मेरे पास में 10 kg है। और मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं भाई बताओ मेरे को कि सेंटर ऑफ मास जो है किसकी तरफ में लाई करेगा, मतलब कहाँ पर लाई करेगा अप्रोक्सीमेटली आपसे पूछूं मैं। तो मैंने 3 पोजीशन देता हूँ आप लोगों को, एक पोजीशन दे दी मैंने ये, दूसरी पोजीशन ये, और तीसरी पोजीशन मैंने ये दे दी। तो आप कौन से का आंसर सही होगा, कौन सा सही होगा, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही, क्योंकि हमें पता है कि भाई इनके बीच में रिलेशन ये होती है कि R जितना छोटा है सेंटर ऑफ मास उसी तरफ में मेरा पास में लाई करेगा। तो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है वो इस पॉइंट पर लाई करेगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास हमेशा किस तरफ में लाई करता है, एक हैवियर ऑब्जेक्ट की तरफ में या हैवियर मास की तरफ में लाई करता है। तो तीसरा कंक्लूजन इस पूरे डिस्कशन का हमारे पास में क्या लगा सकते हैं कि हमेशा जो सेंटर ऑफ मास है लाई नियरर टू हैवी मास, हमेशा किस तरफ लाई करेगा, एक हैवियर मास की तरफ में लाई करता है। ओके, अब ये चीज़ मैं कोई भी आप ऑब्जेक्ट लेके देख लो जिसके अंदर में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, आगे की तरफ में ज़्यादा भारी हो, थोड़ी पीछे की तरफ में हल्की हो, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रखोगे तो ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगी, फिर यहाँ रखोगे तो ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगी। लेकिन जितना भारी मेरे पास में, जिस तरफ में ज़्यादा मास होगा उस तरफ में आप रोकने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि ये दूरी जो है वो छोटी बचेगी और इधर की दूरी ज़्यादा रहेगी। तो सेंटर ऑफ मास किस तरफ में, जिस तरफ में मास ज़्यादा उधर रेडियस कम, और जिस तरफ में रेडियस ज़्यादा उधर मास कम, उल्टा भी आप बोल सकते हैं। तो ये जो मेरे पास में कंक्लूजन है ना, ये वाला इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे, बहुत ज़्यादा मेरे पास में यूज़ होने वाला है। और ये पॉइंट आपका जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनके अंदर में आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अभी अब जब न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे ना इन सब का यूज़ होगा, वहाँ पर कोई भी चीज़ यहाँ पर छूटेगी नहीं। कंसेप्ट आपको ध्यान रखना कि R1 क्या होता है, ओरिजिन से दूरी, R2 क्या होता है, ओरिजिन से दूरी, M1 और M2 मेरे पास में सिस्टम के मासेज होते हैं। और जब हम सेंटर ऑफ मास को व्हेन कंसिडर ओरिजिन एट सेंटर ऑफ मास, अगर हम उसको सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन मान लेते हैं तो हमें मिलता है कि जो टोटल मोमेंट्स हैं, तो आप क्या कहेंगे इसका कंक्लूडिंग पार्ट कि टोटल मोमेंट ऑफ सिस्टम इज 0, टोटल मोमेंट ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज 0, यानी कि मास का जो इफेक्ट है वो मेरे पास में 0 हो जाता है। सभी के मासेस को अगर मैं जोड़ूं, क्यों हो जाता है,
क्योंकि जितने मास मेरे पास में लेफ्ट साइड में है उतने ही मास मेरे पास में राइट साइड में, और दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, काउंटर बैलेंस कर देते हैं। और फिर एक दूसरा कंक्लूजन जो हमने निकाला, वो दूसरा कंक्लूजन क्या था भाई, कि हमेशा ये कहाँ लाई करता है, नियरर टू हैवी मास। ये दो कंक्लूजन आपके इस पूरे डिस्कशन से निकले हैं, और ये पूरा डिस्कशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, चलो अब आगे क्वेश्चंस करें या मैं कुछ पूछूं आप लोगों से। तो मैं ये पूछता हूं आप लोगों से कि बताओ, मेरे पास में एक सोडियम है और ये NaCl है मेरे पास में, चलो सोडियम क्लोराइड है, नमक है मेरे पास। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो भैया आप लोग ना। बताओ जल्दी से, कहाँ पर लाई करेगा? भाई आपको अभी क्या बताया मैंने कि सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ लाई करेगा? जो भी हैवियर मास होगा उस तरफ में, मतलब अप्रोक्सीमेट उस तरफ में लाई करेगा। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कौन से के अप्रोक्सीमेट मेरे पास में लाई करेगा? बिल्कुल सही भाई, जिस तरफ में ज़्यादा मास होगा। अब मास किसका ज़्यादा है NaCl में? क्लोरीन का। तो क्लोरीन की तरफ में मेरे पास में सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। जैसे ये मान लो मेरे पास में Na है, यहाँ पर मेरे पास में Cl है। भाई सिस्टम तो जुड़ा हुआ है ना, तो दो पार्टिकल्स का। पार्टिकल है तो अपने आप में क्या रखते हैं, वो कैपेबिलिटी रखते हैं सिस्टम को रोटेट करवाने की, यानी कि ऑब्जेक्ट है इस तरह का मैं स्ट्रक्चर लूँ तो ये ऐसे घूम भी सकता है, ये ऐसे घुमा देगा इसको। तो यहाँ पर जो हैवी मास है वो किसका, क्लोरीन का है। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा। अच्छा, एक अर्थ है मेरे पास में और मून है, तो बताओ सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ में लाई करेगा? अर्थ का ज़्यादा वेट होता है ना, जो मास ज़्यादा होता है, तो ये यहाँ कहीं लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास। तो ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी हम सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं तो जो भी ज़्यादा मास रखेगा उसकी तरफ में ये मिलता है, और जितना हम मेरे पास में सेंटर ऑफ मास क्लोज होगा उसका हम ये भी बोल सकते हैं कि वेट या मास ज़्यादा रहेगा। जैसे आपने कहा कि सेंटर ऑफ मास इस अर्थ के पास में, तो आप ये कहोगे कि अर्थ का मास मेरे पास में ज़्यादा है। यहाँ पर आपने कहा कि सेंटर ऑफ मास है क्लोरीन की तरफ में, तो आप कहोगे कि क्लोरीन का जो सेंटर ऑफ जो मेरे पास में क्लोरीन का वेट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। चलो अब बात करें कि मेरे पास में n पार्टिकल आ जाएं तो क्या करोगे भाई? तो इसका मैं डायरेक्ट कंक्लूजन पे आपको लिखवा देता हूँ कि जब भी आपके पास में n पार्टिकल्स आ जाएं तो क्या यूज़ करना है उसका। जो टर्म यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, मान लो मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, और मैं किसको मानूंगा इसके अंदर में भी, जो मेरे पास में सेंटर ऑफ मास है, जो सेंटर ऑफ मास है इसी को मैं ओरिजिन मानूंगा इस ऑब्जेक्ट का। जरूरी नहीं आप लोगों को कंफ्यूज ना करूँ मैं, तो मैं सेंटर ऑफ मास इसका कहीं यहाँ मान लेता हूँ। ये मेरे पास में सेंटर ऑफ मास है, कहीं भी हो सकता है। और इसका जब आप देखेंगे तो डिफरेंट मासेज होंगे। यहाँ पर मान लो M1 है, यहाँ पर M2 है, यहाँ पर मेरे पास में M3 है, यहाँ पर M4 है, अलग अलग मासेज हैं, और हर एक का अपने आप में कोई ना कोई दूरी रखता होगा। यहाँ कोई मेरे पास में N मान लिया मैंने। तो आप देखेंगे कि जब भी हम ओरिजिन को कंसिडर कर रहे थे एज ए सेंटर ऑफ मास, यानी कि सेंटर ऑफ मास को एज ए ओरिजिन में यूज कर रहा था, तो उसके मोमेंट्स की वैल्यू क्या आ रही थी, 0 आ रही थी। तो यहाँ से यानी कि अगर मैं नेक्स्ट हेडिंग डालूं कि n पार्टिकल्स का, मैंने कहा था ना कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जर्नल डिस्कशन करेंगे। जर्नल डिस्कशन के बाद में हमने 2 पार्टिकल्स का देखा, 2 पार्टिकल के बाद में मैंने सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पर शिफ्ट कर दिया, उसके जो मेरे पास में ओरिजिन था वो किस पे शिफ्ट कर दिया, मैंने सेंटर ऑफ मास पे कर दिया। अब मान लो एक ऑब्जेक्ट के अंदर में एक पार्टिकल 2 पार्टिकल तो है नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक रिजिड बॉडी के अंदर में, तब उसका मोमेंट का क्या इफेक्ट आएगा, चाहे कुछ भी हो। अगर आपने सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन माना है तो टोटल मोमेंट वहां पर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मोमेंट से मतलब क्या भाई, इफेक्ट, किसका इफेक्ट, मासेस का। तो यहां पर आप देखेंगे कि मास का इफेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, 0। तो आप जनरली ये बोल सकते हैं कि मैं सभी का समेशन कर दूं, किसका, मोमेंट का, मोमेंट और मास के मोमेंट्स का। तो मास का मोमेंट के लिए मुझे मास कैरेक्टरिस्टिक यूज करनी पड़ेगी, और आर उसकी जो डिस्टेंस है वो यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि nth हो सकते हैं पार्टिकल मेरे पास में, और जनरली हम इसको आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि आई पार्टिकल, कितने भी पार्टिकल मेरे पास में हो सकते हैं। तो आप इसकी वैल्यू को यूज करेंगे, आई पार्टिकल 1 से लेकर
I पार्टिकल n तक जितने भी होंगे इनका समीशन क्या आएगा। समझ गए होंगे कि मेरे पास में ऑब्जेक्ट अगर बैलेंस्ड है, यानी कि रुकी हुई है, यहाँ पर रुकी, मेरे पास में पूरी बैलेंस्ड एक रिजिड बॉडी बनी हुई है, तो सब मास क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे होंगे। कुछ लेफ्ट में है वो इसको इधर ले जाने की कोशिश करेंगे, कुछ राइट में है वो इसको नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। और सभी मासेस का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पूरा कंसिडरेशन मेरे पास में क्या आएगा, 0 आ जाएगा। यही पॉइंट पर लाने के लिए इतनी कहानी आप लोगों को समझाई गई थी। ये चीज़ ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ कि ये मेरे पास में मोमेंट होगा एक रिजिड बॉडी का, मोमेंट ऑफ मास। पॉइंट याद रखना, मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास है भाई ये, कुछ और मत समझ लेना इसको, क्योंकि इनर्शिया में चलेगी ना फिर गड़बड़ हो जाएगी। मोमेंट ऑफ मास ये मेरे पास में क्या होता है, 0। यानी कि इफेक्ट ऑफ मास क्या होता है एक रिजिड बॉडी के अंदर में, 0 होता है। इंडिविजुअली आपके पास में होगा, लेकिन कंप्लीट बॉडी को मास, कंप्लीट टोटल मोमेंट ऑफ मास लिखो यार, टोटल मासेज, मोमेंट ऑफ मासेज। अगर सभी को आप कंसिडर कर लोगे तो उन सब का रिजल्ट जो मेरे पास में आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। और सभी के टर्म कैसे लिखते हैं, m1r1, 1 होगा तो m1 प्लस m2, m3 प्लस m, जैसा आपने देखा अभी तक जो पढ़ते आ रहे थे कि m1 प्लस में r1 प्लस में m2 प्लस में r2 प्लस इस तरह से m3 r3, ऐसे आप सोन चलते जा रहे थे। तो ये सभी क्या कंसिडर कर सकते हो आप लोग, और ऐसे सारे पार्टिकल्स का आप देखोगे जोड़ के तो सबका रिजल्ट मेरे पास में 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, कुछ मेरे पास में पॉजिटिव होंगे, कुछ मेरे पास में नेगेटिव होंगे, तो सभी एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे और फाइनल रिजल्ट मेरे पास में 0 आ जाएगा। और टोटल मोमेंट आप ये बोल सकते हैं, मोमेंट ऑफ मास मेरे ऑब्जेक्ट का क्या रहेगा, 0 रहेगा। अच्छा, अब ये कहानी आपको समझ में आ जाती है तो आप मोमेंट मास का कोई इफेक्ट हुआ नहीं, तो इन सब का यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां पर कंसिडर कर सकते हो। और पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर हो गई तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, अपने लॉज ऑफ मोशन भी इजिली यहां पर लगा सकते हैं। लॉज ऑफ मोशन भी यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इजिली लगा सकते हैं। और ये सारे किसके लिए एप्लीकेबल होंगे, आगे से जब भी आपको लगाना होगा तो जब भी मैं बोलूंगा कि एक रिजिड बॉडी है तो आपको ध्यान रखना है कि हमें उसका क्या कंसिडर करना है, उसका सेंटर ऑफ मास कंसिडर करना है। और सेंटर ऑफ मास को हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे, और पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, लॉज इजिली उसके अंदर में लगा सकते हैं। चाहे मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, वेलोसिटी की बात करूंगा तो कौन, किसकी वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की। एक्सेलेरेशन की बात करूंगा तो एक्सेलेरेशन किसका, सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। फिर हम बात करें इसकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो किसकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, सेंटर ऑफ मास की, कहां से, ओरिजिन से। तो ये nth पार्टिकल्स का आप इजिली इसके अंदर में निकाल सकते हैं। ओके, चलो अब एक छोटा सा पॉइंट और मैं बात करूं। आप लोगों ने बहुत सारे ये भी देखा होगा कि जब हम एक सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं तो इसके अंदर में भी हमारे पास में कंजर्वेशन के लॉज जो हैं वो फॉलो होते हैं। उसके बाद में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। अब एक छोटा सा पॉइंट है, इसको आप समझ लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कि मेरे पास में सेंटर ऑफ मास है, क्या उसका पाथ कंजर्व होता है या नहीं होता है। कैसे देखेंगे इसको, मान लो मेरे पास एक तोप है और उससे मेरे को गोला छोड़ना है। क्या छोड़ना है, गोला, बारूद से भरा हुआ। क्या करेगा वो, फटेगा। कब फट सकता है वो, दो ही पोजीशन है उसकी, या तो हवा में फट जाए या गिरने के बाद में फट जाए। तो दोनों केसेस के अंदर में क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ मास के साथ में क्या होगा। तो मैं पहला केस ले रहा हूं यहां पर, जिसके अंदर में मैंने यहां पर मेरे पास में तोप थी, इसको मैंने छोड़ा, प्रोजेक्टाइल मोशन लिया और ये यहां पर जाकर गिरा, और यहां पर क्या किया इसने, जो पाथ यहां पर गिरा फटा ही नहीं, ठीक है। यानी कि अगर बात करूं मैं इस ऑब्जेक्ट की, ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट थी, इस पॉइंट के ऊपर मैं देखूं, इस पॉइंट पे देखूं, यहां पर देखूं, इस पोजीशन पर देखूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो जो ऑब्जेक्ट थी, ऐसे तो जो मेरे पास में बारूद का गोला है वो बहुत बड़ा होगा साइज के अंदर में, कुछ इस तरह का होगा। तो मैं पूरी ऑब्जेक्ट को तो कंसिडर करूंगा नहीं, मुझे की पॉइंट पता है कि जब भी बड़ी ऑब्जेक्ट आ गई मेरे पास में तो मुझे क्या देखना, उसका एक सेंटर ऑफ मास देखना है। तो मैंने इसका सेंटर ऑफ मास लिया और सेंटर ऑफ मास को ही मैंने यहाँ पर लोकेट करता हुआ जा रहा हूँ। भाई मैं पूरी ऑब्जेक्ट को क्यों पढ़ूँ, ऑब्जेक्ट तो ये इतनी बड़ी है, पूरी ऑब्जेक्ट को क्यों पढ़ूँ, मैं तो उसके सेंटर ऑफ मास को देखूंगा कि वो कैसे कैसे मूव कर रहा है। अभी कहानी यही तो बताई है कि हम सेंटर ऑफ मास को यूज करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, सारी चीजें अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, सब वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिक्कत आ गई, चलो जी अब ऐसा करते हैं, इस गोले को हवा के अंदर में फोड़ देते हैं, हवा के अंदर में इसका ब्लास्ट करवा देते हैं। ये मेरे पास में गया
और ये यहाँ तक तो जी ठीक है चला गया, इस पॉइंट तक तो चला गया। जाना क्या चाहिए था इसको, ऐसे जाना चाहिए था, अगर नहीं फटना था तो ऐसे चला गया। अच्छा, अब एक केस ऐसा हुआ कि एक जब एक टुकड़ों में बिखरा यहाँ पर, तो एक पार्टिकल यहाँ से ऐसे नीचे गिर गया, एक पार्टिकल था वो यहाँ पर चला गया, एक पार्टिकल था वो कहीं यहाँ गिर गया। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के ऊपर में मेरे पास में पार्टिकल जो हैं वो गिरते हुए जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट मेरे पास में अगर आप कंसिडर करोगे इसके पोजीशंस की बात करोगे, तो मैंने कहा कि ये पोजीशन थी 1 सेकंड पर, ये 2 सेकंड पर, ये 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5, 6, 7 और ये 8, और ये मेरे पास में 9 और 10वें सेकंड में यहाँ पर पहुँच गया। अब यहाँ पूरी बॉडी के केस की बात करेंगे, तो पूरी बॉडी के अंदर में मैंने यहाँ तक मैं किस पॉइंट पर पहुँचा हूँ, मैं यहाँ पर मैंने देखा कि 5 सेकंड तक मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, 5 सेकंड तक यूज़ कर रहा हूँ। तो 5 सेकंड के बाद में गोला जो था ऊपर जाकर फट गया, ऊपर जाकर फट गया। तो आप इसके इंडिविजुअल पार्ट्स की देखो कहानी कि ये कहाँ कहाँ पर मेरे पास में इसका ब्लास्ट हुआ होगा। तो पहला केस मेरे पास में ये लूँ मैं कि 1 सेकंड 6 सेकंड पर ये मेरे पास में 6 सेकंड है, ये गोला यहाँ पर होगा, 6 सेकंड पर ये यहाँ पर होगा, ये मेरे पास में कहीं यहाँ पर होगा 6th पोजीशन पर, और 6th के ऊपर में मेरा सेंटर ऑफ मास भी ऑब्जेक्ट का कहाँ पर मूव कर रहा होगा, पूरी ऑब्जेक्ट का मास वो यहाँ पर होगा। जो सेंटर ऑफ मास है उस ऑब्जेक्ट का, चाहे वो यहाँ जाए यहाँ जाए यहाँ जाए, हमें तो पता है कि 3 अलग अलग पाथ्स के अंदर में मेरा जो पार्टिकल था वो डिवाइड हो गया, और 3 पाथ के अंदर में यानी कि 3 मासेस के अंदर में मेरे पास में जो इसका था डिवाइड हो चुका है, तो इनका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास रहा होगा। जब हम इसको ट्रेस करते हैं तो हम देखते हैं कि इन सब का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर मान लो 7th सेकंड है, 7th, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 9th है, यहाँ पर 9th है, ये भी मेरे पास में 9th है, ये मेरे पास में 9th है। तो आप देखोगे कि इन तीनों ऑब्जेक्ट का जब ये ऊपर जाकर बिखर रही हैं, ऊपर जाकर इनका ब्लास्ट हो गया है, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो अपना रास्ता नहीं छोड़ता है, फिर भी ये अपने इसी पाथ को क्या करता हुआ आएगा, ट्रेस करता हुआ आएगा। हमें यहाँ तक तो दिख रहा था कि ऑब्जेक्ट मेरे पास में आ रही है और सीधी यहाँ पर आकर गिर गई है, लेकिन इसके अंदर में टुकड़े हो गए उसके, और टुकड़े होने के बाद में यानी कि वो अलग अलग मासेस के अंदर में बिखर गए, M1, M2, M3, और हमें इनका सेंटर ऑफ मास निकालना बहुत अच्छे से आता है। हम इनके मोमेंट्स को निकालेंगे, मोमेंट्स को हम कंपेयर करेंगे उसके सेंटर ऑफ मास से के मोमेंट्स से, और वहाँ से मेरे पास में आर आ जाएगी। तो ये आप देखेंगे कि ये पोजीशन यानी कि जो आर है वो अभी भी आप देखेंगे कि वो इसी रास्ते को ट्रेस करते हुए आएगी, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन वहाँ पर लेते हुए आएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्ट्री यूज करते हुए आएगी। ट्रेजेक्ट्री का मतलब है कि वो उसी रास्ते को फॉलो करते हुए मेरे पास में आएगी। 10 सेकंड पर आप देखेंगे तो आपको पता है कि 10th पर ये इस पोजीशन पर आना चाहिए, तो आप देखेंगे कि 10th पर ये यहीं पर आकर मेरे पास में गिर रहा है। पार्टिकल M1 मास मेरे पास में यहाँ आया, M2 मास यहाँ पर आया, M3 मास मेरे पास में यहाँ पर चला गया। लेकिन अगर आप उसके सेंटर ऑफ मास को बात कर रहे हैं, ये मेरे पास में सेंटर ऑफ मास है, ये उसका सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास अभी भी उसी पाथ को ट्रेस कर रहा है। यानी कि जो हमने कहा था कि गोला इस रास्ते जाना चाहिए, फटे ना तब, ये जब फटे तब, तो दोनों का पाथ मेरे पास में किसका, सेंटर ऑफ मास का यहां पर क्या रह गया है, कंजर्व रह गया है। क्या रह गया भाई, कंजर्व रह गया है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो मेरे पास में सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है, अगर हमने उसको कोई वेलोसिटी दी है तो उसका जो पाथ है वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, चाहे वो ब्लास्ट हो जाए, चाहे टुकड़ों टुकड़ों के अंदर में बिखर जाए। तो अगर टुकड़ों के अंदर में बिखर रही है तो हमें पता है कि वो डिफरेंट मासेस का एक सिस्टम बन चुका होगा, और सिस्टम बन चुका होगा उनका रेडियस मुझे जो पोजीशन है मेरे सेंटर ऑफ मास की वो निकालनी मुझे आती है। कैसे निकालते हैं भाई, आपने समझा था, R दैट विल बी इक्वल टू M1 R1 प्लस में M2 R2 डिवाइडेड बाई टोटल मास। ऐसे तो पढ़ते थे, 2 मास है, 3 मास है, 4 मास है, कितने भी मास आ जाए सबको हम ऐसे ही तो पढ़ते थे। ये सारी कहानी मेरे पास में आ गई है। ओके जी, तो ये मेरे पास में कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी का आप बात कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपने टग ऑफ वॉर देखा है, वो रस्सा कस्सी वाला जो खेल देखा है, उस रस्सा कस्सी के अंदर में आपको ये बताना है मेरे को कि ये मेरे पास में 2 तरफ में अलग अलग वेट के मेरे पास में जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं। एक तरफ में 600 किलो है, यानी कि इस तरफ में 600 kg है, इस तरफ मेरे पास में 500 kg के लोग हैं। यानी कि रस्सा कस्सी में ये होता है ना कि जो अपनी तरफ में लेके आ जाएगा वो जीत जाता है, खींच के जो ले आएगा। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, पहली चीज कि यहाँ पर जो मेरे पास में ये भी खींच रहे होंगे और ये भी खींच रहे होंगे,
तो यहां पर एक एक्शन कर रहा है तो दूसरे का वहीं पर क्या जनरेट हो जाएगा, रिएक्शन भी जनरेट हो जाएगा, रिएक्शन भी जनरेट होगा। अगर मैंने कोई एक्शन किया तो उसका रिएक्शन मुझे मिलेगा, यानी कि जितना फोर्स ये लगा रहे हैं इतना ही फोर्स इनकी तरफ में, यानी कि एक रिएक्शन इस तरह से हो जाएगा। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज यहां पर लगने शुरू हो जाएंगे। बट जितना फोर्स ये लगा रहे हैं एज पर न्यूटन थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान लो इन्होंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो उनकी तरफ में भी कितना लगेगा, वो भी 10 न्यूटन फोर्स लगेगा। तो रस्सी तो बिल्कुल भी इसके अंदर में एक ही पोजीशन पर रहनी चाहिए, इसमें तो कोई जीत ही नहीं सकता, क्योंकि जितना एक्शन मैं लगा रहा हूँ उतना, भाई मैं इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, इस मार्कर को मैं यहाँ पर खींचना चाह रहा हूँ। मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, इधर चली गई, यहाँ पर मैंने लगाया 10 न्यूटन, इस तरफ में चलेगी, दोनों तरफ में 10 न्यूटन लग रहा है, यानी कि मैं एक्शन कर रहा हूँ और इधर रिएक्शन हो रहा है। मैंने दोनों साइड टाइट कर लिया ना, उसने अपनी तरफ में टाइट पकड़ रखा है। तो ये 10 न्यूटन क्यों लगा पा रहा है, क्योंकि मैं 10 न्यूटन यहाँ लगा रहा हूँ। मैंने 20 न्यूटन किया तो इसने भी 20 न्यूटन कर लिया, मैंने 30 न्यूटन किया, इन्होंने भी 30 न्यूटन कर लिया। तो फोर्स तो हमारी क्या हो रही है, इक्वल एंड अपोजिट लग रही है। फिर कैसे जीतते हैं ये लोग, और कौन सा जीतेगा इसके अंदर में? तो आपको यही चीज बतानी है कि मेरे पास में दो मासेज हैं, एक 600 kg के लोग हैं और एक तरफ में 500 kg के लोग हैं। तो पहला आंसर मेरे को आपको यह बताना है कि कौन जीतेगा, कौन जीतेगा और क्यों, ये आंसर मेरे को देना है। और दूसरा, ये IIT JEE के अंदर में क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर ये जीत रहे हैं तो ये पकड़ते पकड़ते एक टाइम ऐसा आएगा कि एक पॉइंट पर आकर मीट कर जाएंगे। ये जब रस्सी छोटी होती आ जाएगी, यानी कि ये रस्सी का यही होता है ना कि आपको जीतना है तो अपनी तरफ में खींच के लाने की कोशिश करो, तो क्या करते हैं, रस्सी की तरफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उस जो बीच में एक निशान दे रखा होता है उसकी तरफ आने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर आप देखोगे कि ये अपनी तरफ में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि जब ये एक तरफ आने की कोशिश कर रहे होंगे तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ लोकेट करेगा, कहाँ लोकेट करेगा। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या फिर मेरे को जैसा भी आप लोगों को मोड लगे उससे मेरे को बता दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसके आंसर को भी मैं समझाऊंगा, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर में हुई है। सेंटर ऑफ मास जो हमने अभी पढ़ा है वही कहानी सारी है, जो हमने पढ़ी है ना कहानी, वही सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। आपको 2 पॉइंट मासेज यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, हिंट दे रहा हूँ, 2 पॉइंट मासेज कंसिडर कर रहे हैं। अब आप आइडिया लगा लो कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करता था हमेशा। बस इतना ही आइडिया बहुत है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, बाकी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ पर भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, जिसके अंदर में मैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को लेकर बात करूँगा। जितने मेरे पास में सेंटर ऑफ मास को लेकर न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो आपका सोचने का दायरा जो है वो थोड़ा सा खुलेगा। पहले मैं बात करूँगा आप लोगों से पॉइंट मासेस को लेकर, फिर हम n नंबर ऑफ आर्टिकल्स ले लेंगे, फिर हम जाएंगे हमारे पास में एक लेमिना के अंदर में, यानी कि एक्सप्लेन के अंदर में चले जाएंगे, और फिर डिफरेंट और तरह के क्वेश्चन हम देखेंगे, सर्कुलर डिस्क वगैरह देख लेंगे। तो 4 से 5 बहुत स्टैंडर्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जिनका अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपकी आगे के जो भी टॉपिक्स हैं वो आप इजीली उसके अंदर में कर सकते हैं। इजीली जो भी न्यूमेरिकल्स कोई भी पूछा जाएगा आपके एग्जाम के अंदर में, वो इजीली उसके अंदर में आप कर सकते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। तो ये वीडियोज़ आप अच्छे से देखते रहिएगा और अपने चीज़ों को समझते रहिएगा। थैंक यू।